नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। देश में एक तरफ जहां कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब यह दावा किया है कि रिकवरी रेट में सुधार हुआ है और मृत्यु दर में कमी आई है और साथ ही अन्य देशों की तुलना में भारत के प्रयासों को बेहतर बताया है। अब देश में 60,490 पीपल रिकवर हो गए हैं और उसके साथ ही जो हमारा रिकवरी रेट 7.1% करीब मार्च में था, वह बढ़ते बढ़ते 11.42%, जबकि हमने सेकेंड लॉकडाउन शुरू किया। थर्ड लॉकडाउन शुरू करने के समय पर वह बढ़कर 26.59% हुआ और आज हम देख रहे हैं कि फील्ड में एफर्ट्स करने की वजह से वह लॉकडाउन के इस प्रेजेंट टाइम में बढ़कर 41.61% हो चुका है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारा फैटेलिटी रेट यानी कि जो कन्फर्म केसेस आए हैं उसमें कितने केसेस में डेथ रिकॉर्ड की गई है, उसमें भी हम पाते हैं कि हमारा फैटेलिटी रेट इज़ वन अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड और वह 3.3% से घटते हुए अब करीब 2.87% हो चुका है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और अम्फान से तबाही के बाद केंद्र सरकार से अपील की गई है। कांग्रेस नेता ने राज्य में सेना के और जवानों को भेजने की मांग की है ताकि मौजूदा हालात से निपटा जा सके और साथ ही राज्य की ममता सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि मौजूदा हालात से निपटने में पश्चिम बंगाल की सरकार फेल है। तो जिस तरीके से अम्फान चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल में आया और काफ़ी तबाही का मंजर वहां पर देखने को मिला, जिसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुके हैं और आर्थिक मदद की पेशकश भी कर चुके हैं और लगातार जो केंद्रीय टीमें हैं वो वहां पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है और लगातार जिस तरीके से वहां पर भारी तबाही आई थी उसको अब ठीक करने में सरकार जुटी हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि केंद्र की और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर यहां पर अच्छा काम कर रही हैं ताकि जो भी तबाही अब आई है, जितने भी लोग परेशान हुए हैं, बेघर हुए हैं, उनका अब पुनर्वास का काम भी चल रहा है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ये जो पत्र लिखा है, इससे साफ तौर पर जाहिर है कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार पर यह निशाना साधा गया है, राज्य सरकार को फेल बताया गया है और केंद्र सरकार से मदद की मांग की गई है। राज्य में और अधिक सेना के जवानों को भेजने की मांग इस पत्र में कही गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बताया है, राज्य की स्थिति के बारे में जानकारी दी है, किस तरीके से वहां के अब हालात हैं, क्या कुछ परेशानियों का सामना वहां के लोगों को करना पड़ रहा है, जो भी प्रभावित एरिया वहां का रहा है कोलकाता के आसपास का, और जहां पर भी पश्चिम बंगाल में अम्फान चक्रवाती तूफान ने तबाही मचाई है उस क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है विस्तार से और ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पत्र के माध्यम से। और पश्चिम बंगाल की सरकार पर साफ तौर पर ये निशाना साधा गया है कि पश्चिम बंगाल की सरकार जो मौजूदा हालात हैं उससे निपटने में कहीं ना कहीं फेल साबित हो रही है। राज्य सरकार इन हालातों से निपटने में सफल नहीं है। शांतनु बनर्जी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतनु जी, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से कांग्रेस वहां पर जो ये पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की तरफ से, तो क्या कुछ वहां पर स्थिति है? क्या कांग्रेस राज्य सरकार की वहां पर मदद कर रही है या फिर ग्राउंड में कहीं कोई मदद की गई है कांग्रेस की तरफ से, या फिर ये सिर्फ राजनीति चमकाने का काम किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल आपने जो कहा है वही है, बिल्कुल जो राजनीति चमकाने वाला काम यही है। क्योंकि फिलहाल देखिए पश्चिम बंगाल का जो फिलहाल परिस्थितियां अभी कई दिन हो गया, फिलहाल पश्चिम बंगाल में अभी कई दिन हो गया, मतलब अभी आप समझ लीजिएगा 6 दिन हो गया। अभी फिलहाल कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, पानी भी नहीं है, ऐसी बहुत जगह भी है जो फिलहाल अधीर रंजन चौधरी ने इसके पहले भी मतलब ऐसी कुछ मांग किए थे जो कम से कम 1000 करोड़ रुपया में क्या होगा, चावल का पानी भी गर्म नहीं होगा। लेकिन आज उन्होंने फिर से मतलब जो राजनीतिक जो आप अगर कहें तो सिर्फ राजनीतिक के लिए उन्होंने यही बात किया। लेकिन आप सबसे बड़ी बात जो सामने आ रहा है कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में ऐसी कोई कांग्रेस का नेता लोग और किसी को भी मतलब आप लोग अगर वो कहे तो हम लोग नहीं देखा है जो खुद रास्ता में उतर कर कहीं आदमी लोगों को मतलब कोई हेल्प कर किया। और ये जो फिलहाल जो चल रहा है आज पश्चिम बंगाल का शेवरापुली क्षेत्रों में, हुगली में सिर्फ आज ही पहली बार देखने को लगा है
ये अब्दुल मन्नान जी ने, जो पहले विरोधी दलों नेता थे, उन्होंने आज मतलब कोई पानी भी नहीं है, कोई बिजली भी नहीं है, इसी कारण से मतलब आज प्रदर्शन किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आ रहा है, कांग्रेस ने जो बोलता है वही फिलहाल अभी मतलब सही तरह से नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी आप देखिएगा फिलहाल पश्चिम बंगाल का जो परिस्थिति है, इसको लेकर अगर आप कहें तो अभी तक कोई नेता लोगों को मतलब सिर्फ बातचीत और फोन और उसके अलावा कोई प्रधानमंत्री किसी ने चिट्ठी, इसके अलावा और मतलब कोई आम जनता के पास अभी तक मतलब किसी को जी मतलब शांतनु, इस पत्र के बाद पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? पश्चिम बंगाल सरकार का सिर्फ यही कहना है कि हम लोग अभी भी बहुत परेशान में हैं, क्योंकि अभी तो एक कोविड-19 का जो मतलब लड़ाई चल रहा है, ऊपर से आपका साइक्लोन का जो वजह से जो मतलब परेशानी में है। सिर्फ हम लोग कोई पॉलिटिकल बात हम नहीं कर सकते, कोई पॉलिटिकल नेता लोग अगर कोई भाषण देगा तो उसके साथ हम नहीं है। अभी हम खुद मतलब जो रेस्क्यू करना चाहते हैं, आदमी लोग जो परेशान में है उसको पास में है, उसको साथ में देना चाहता है, यही उन्होंने कहा है। जी, और जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पर फिलहाल क्या कुछ किया जा रहा है टीमों की तरफ से? अभी फिलहाल मतलब 27 डिजास्टर टीम ने काम कर रहे हैं फिलहाल पश्चिम बंगाल में, और ओडिशा से और भी 7 टीम को मंगाया गया है। और जो मतलब जितना जल्दी हो सके उतना मतलब जल्दी से पश्चिम बंगाल का कहीं भी क्षेत्र में जहाँ पे मतलब आज 6 दिन हो गया कोई पानी भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उसी के कारण से कोई पानी भी नहीं मिल रहा है। अभी जो परेशानी में है जो बंगाल का जनता लोग, तो इसके लिए मतलब जितना जल्दी हो सके जो उसको रिकवरी करने के लिए सरकार अभी तक मतलब जी शांतनु जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अम्फान चक्रवात ने जिस तरीके से तबाही मचाई थी उस पर लगातार राजनीति अभी तक भी जारी है और अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये खत लिख करके सेना के और जवान भेजने की मांग की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार से कोरोना के खिलाफ आगे की रणनीति पर सवाल पूछा है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया है और कोरोना पर राजनीति न करने की नसीहत भी दी है। कोरोना के महामारी के आपदा के सामने लड़ रहा है। कांग्रेस ऐसे समय भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। आज की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी का उदाहरण है और बयान भी जो दिया वो भी गलत था। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि जब लॉकडाउन लगा तब 3 दिन में संक्रमण की संख्या डबल हो रही थी। आज ये दर कम होकर 13 दिन लगते हैं डबल होने के लिए। ये भारत की सफलता है, सबकी सफलता है। और मुझे आश्चर्य होता है जब लॉकडाउन लगा तब कांग्रेस ने हाय तौबा मचाया कि लॉकडाउन क्यों लगाया, पूरे देश भर में क्यों लगाया, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। यानी जब लगा तो भी विरोध किया, अब अगर उठ रहा है तो उसका भी विरोध करेंगे। तो ये जो कांग्रेस की नीति है ये दोगलापन है, ये पाखंड है। नेपाल सरकार ने हाल ही में एक नक्शा जारी किया है जिसमें भारत के हिस्से को नेपाल में दिखाया गया है। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है और दोनों ही देशों में तनाव भी बढ़ता दिखाई दे रहा है और इसी पर सीमा विशेषज्ञ गुरमीत सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लिपुलेख रोड के इनॉग्रेशन के बाद में नेपाल सरकार ने एक मैप इशू किया, एक पॉलिटिकल मैप, जिसमें खास तौर पर लिम्पी यदूरा, लिपुलेख और काला पानी को इंक्लूड किया गया। ये एक यूनिलैटरल एक्शन था। जब मामला ट्राई जंक्शन का है तो एक यूनिलैटरल मैप इशू करना ठीक नहीं है और इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, जैसे डिप्लोमेटिक तरीका हो सकता था। इससे एक बात क्लियर है कि ये किसी की इंस्टिगेशन या अबेटमेंट से किया गया है, क्योंकि जो मौजूदा हालत है, जिस प्रकार से बाकी जगह में प्रॉब्लम जैसे नॉर्थ सिक्किम, ईस्ट लद्दाख में है, उनसे ये कनेक्ट हो जाता है और हो सकता है कि नेपाल की इंटरनल पॉलिटिकल कंपल्शंस के कारण भी किया गया हो। इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें मुख्य तौर पर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ही था, उसमें कोई डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल कंटेंट नहीं था।
दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 26 और 27 मई को दिल्ली और एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और जैसी संभावना मौसम विभाग ने जताई बिल्कुल वैसा ही देखने को भी मिला। उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर पश्चिमी भारत में कई जगहों पर लू चल रही है और काफ़ी गर्मी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी हवाओं के चलते 28 मई की रात से गर्मी में कुछ राहत मिल सकती है और दिल्ली और आसपास के इलाकों में 29 और 30 मई को धूल भरी आंधी और कुछ जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की जाएगी। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से हवाएं भी दर्ज की जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल झुलसा देने वाली गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। लिफ्ट में काम करता हूँ, मैं भी साइड पे गया था, वहाँ पे ब्रेकडाउन था, वहाँ पे चेक करने गया था। अभी यहाँ पे इंडिया गेट के बाहर हूँ मैं, यहाँ पे देखा तो टेम्परेचर बहुत ही हाई है और पहले तो कोरोना वायरस से लड़ रहे थे, अब गर्मी से स्टार्ट हो गया लड़ना और काम करना पड़ रहा है। क्या कर सकते हैं, अब इसमें काम तो करना पड़ेगा। इन दिनों राजस्थान में भी तेज गर्मी और लू का दौर जारी है। आसमान से आग बरस रही है और इससे हवा के गर्म होने से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक तरफ बाड़मेर में जहां रिकॉर्ड 45 डिग्री के पार तापमान पहुंच रहा है तो वहीं पानी के लिए भी लोग तरस रहे हैं और गर्मी के साथ ही ग्रामीण अंचलों में पेयजल संकट भी गहरा गया है। इससे पशुधन और आमजन को भी इस भीषण गर्मी के दौर में पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। ग्रामीणों को दूर दराज के जल स्रोत से पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है। रात भर जो ग्रामीण लोग हैं वो पानी का इंतजार करते रहते हैं और पानी के लिए रात रात तक उन्हें भटकना पड़ता है। पानी रात लाव जॾहिं આવે ડંગરો આવા કોણ મુલગી પાણી અને 1 ઘંટો તક 2 ઘંટા તક પાણી આવા કોણ અને 1-2 ઘંટો તક 2 બાલટા ભરી જાય પછી પાણી બિલકુલ આવા કોણ યા 2-3 બાલટા ભરી પછી પાણી નહીં આવે પછી બેઠા રહ્યું પછી પાછા હા ભલે પાછા આવા પછી ભલે 2 ઘંટા ભલે બે હા ભલે પાણી આવે બાલટી तो रात में कितना बजे आना स्टार्ट? रात रे में 10-11 बजे 12 बजे तक भले बैठा रहो, भरता जाओ ले जाओ तो नहीं जब पाछा खाली ले जाओ। पानी आवे तो नहीं जानी पानी तेरे मरो पानी आऊंगा 3 बजे रात रे पानी डालो पानी आवे आधो घंटो पाछे पानी बंद हो 2 घंटा पाछे 2 घंटा में बड़े आवे बड़े आधो घंटो पानी आवे पाछे पानी बड़े रुके मैं पानी री करो कोशिश। गर्मी में पानी घणो भावे मा पीनो भी घणो पड़े अच्छा तो हैंग पूरा घराला पे रात रे 2 घंटा बैठा रहो की करो पानी भरो आकड़े आकड़े केरे सिर में डांग ना आए तो को धोए पानी जोई दे तो फर्क पड़ो। पहला तो स्त्री घणी भूली हुई पर ये हेडपंप में आने बाद में पानी तो आ तो हमें 12 महीना हुआ है पानी मुलगू आवे है कौन तेरी मरो टंकी रुपया ले 500 लाओ के तुम हेडपंप में 12-10-9 बजे लगा हम 3 बजाओ पड़ गई रात पूरी ओजा को करो पानी आवे है कौन दिन पूरा तावड़ो सिया एक पानी माथे मोटा छोटा है। ये तो है नायक रानी जूनी आटी पानी के लिए इकट्ठी हो रही रात को जो पानी आ नहीं रहा दिन को थोड़ा बहुत 1-2 घड़ा के लिए पानी आता है फिर शाम को बंद हो जाता है फिर 2-2 घंटे में पानी आता है रुकता 4 बजे 5 बजे तक फिर पानी भरते हैं। ये लेडीज है सब बैठी है ये पानी के लिए आई है। गर्मी के मौसम में कहीं लोग पानी की समस्या से परेशान हैं तो कहीं बिजली के संकट से भी जूझ रहे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में बिजली की समस्या के चलते ही बिजली निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया और स्थानीय लोगों का कहना है कि कई घंटों से शहर में कई मोहल्लों में लाइट नहीं आती और वहीं इसकी शिकायत करने के लिए दर्जनों बार फोन करके भी वो थक चुके हैं, लेकिन बिजली निगम के अधिकारी और कर्मचारी फोन नहीं उठाते हैं, जिसके चलते लोगों ने बिजली निगम कार्यालय पहुंच करके प्रदर्शन किया और अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 1-2 घंटा हो गया हमारे मोहल्ले में आधे शहर में बिजली नहीं है सर। यहाँ फोन करते हैं ये फोन नहीं उठाते सर, अगर दोबारा फोन करते हैं तो फोन उठा के बंद स्विच ऑफ करते हैं सर। 1-2 घंटा के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये गर्मी का टाइम है, ये मिसबिहेव करते हैं, ना फोन उठाते हैं ना ये बिजली की कोई समस्या सुनते हैं, इसलिए हमें मजबूरन सर यहाँ आना पड़ा। एसडी साहब फोन नहीं उठा रहे, ना एसडी साहब उठाते हैं ना जी करते, और इनके जो स्टाफ वाले इनसे कोई बात करते हैं वो मिसबिहेव से बात करते हैं सर। और ऊपर सोशल डिस्ट्रिक्ट का मामला है, देखो सारा आधा शहर फतेहाबाद आ रहा है, बिजली गर्मी का टाइम है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, आजकल गर्मी का टाइम है सर, उसके लिए ये मैं बिजली बोर्ड में जाओ कोई बात नहीं सुन रहा। तो क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? ये
सर पता नहीं क्या करना क्या करनी है, फोन उठाते सर ये। तो आप क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई मांग ये करते जो जायज मांग है। हमारे शहर बहुत बढ़िया शहर है, उसको मानना शहर के लिए कोई अच्छा मानना, यहाँ पर मानना बिजली बोर्ड में विभाग में कोई अच्छे कर्मचारी बिठाए जो हमारी बात सुन सके और समस्या का हल हो सके। तो कितनी बार फोन मिलाया आपने? हमने 15-20 बार फोन तो मैंने मिलाया, बाकी 2-4 मेरे स्टाफ मेरे पड़ोस के उन्होंने फोन मिलाया। हरियाणा सरकार की ओर से धान की फसल बुआई को लेकर के एक नया फरमान जारी किया गया है, जिसके बाद से विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटा हुआ है, जिसके चलते हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सरकार के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। और इसी के साथ ही उन्होंने प्रवासी मजदूरों के अपने राज्य में लौटे जाने के बाद प्रदेश में धान की बिजाई के लिए मजदूरों की कमी के बारे में भी मुख्यमंत्री को लिखा है। आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अपील की है कि जो उन्होंने निर्णय लिया है कि हरियाणा प्रदेश के कुछ ब्लॉकों में किसान अपनी ज़मीन पे आधी धान उगा सकता है और कुछ ब्लॉकों में पंचायती ज़मीन पे रोक लगा दी है धान लगाने पे। इस कोरोना महामारी के चलते हुए एक तरफ तो हर वर्ग आज परेशान है। किसान को आज जिस प्रकार से सब्जी विक्रेता किसान है, फूल विक्रेता किसान है, आज उनको भाव नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ उन पे ये कह के रोक लगा देनी कि आप जीरी नहीं लगा सकते, आधी लगा सकते हैं। मैंने उन्हें कहा कि अपने फैसले पे पुनर्विचार करो, क्योंकि इस फैसले से न केवल किसान को दिक्कत होगी, परंतु हमारा जो एरिया है ये एग्रो बेस इंडस्ट्री है और राइस सेलर ही यहाँ पर काम करते हैं। वो लोग भी प्रभावित होंगे, यहाँ का मजदूर भी प्रभावित होगा, आड़ती भी प्रभावित होगा। वाटर रिचार्ज के बारे में सोचना चाहिए। पानी बचे, इसमें कोई दुराई नहीं, पानी बचना चाहिए, परंतु ये नहीं कि आप किसी को कह दो कि आप धान नहीं लगा सकते। अगर धान लगाए ना, सूर्यमुखी हो ना, मक्का हो नहीं, तो किसान तो मारा जाएगा, पहले ही मारा हुआ है। तो उनको उनके फैसले पे पुनर्विचार के लिए लिखा। मैंने उनसे कहा है कि प्रवासी मजदूरों के जाने के बाद धान लगाने में किसान को मजदूरों की दिक्कत आएगी, इसलिए जो 15 जून से 20 जून से धान लगाने के लिए कहा जाता है, उसको 1 जून से धान लगाने की इजाज़त दी जाए, ताकि एकदम रश ना पड़े, मजदूरों की दिक्कत ना आए। यहाँ पर जो लोकल लेबर है उसको भी लंबे समय पे काम मिले। ये लेटर में मैंने उनसे मांग की है और मुख्यमंत्री से कहा है कि आप इस पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करके किसानों को राहत देने का। मुंबई मेट्रो रेल निगम शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देख करके 2 कोविड देखभाल केंद्र बना रही है। कंपनी ने रविवार को इसकी जानकारी दी है और आईसीयू और डायलिसिस जैसी सुविधाएं भी इन केंद्रों में दी जाएंगी। अगले 2 हफ्तों में दोनों केंद्र तैयार होने का अनुमान भी है। हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना महामारी अपना पैर पसार रही है, उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के कान खड़े हो गए हैं। ये अंदाजा अब इस तरह से लगा सकते हैं कि इस समय उपस्थित है मुंबई दहिसर टोल नाके के पास। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये दहिसर टोल नाके का ऑक्ट्राय मैदान है, जहां पर MMRCL द्वारा करीब 800 बेड का कोविड-19 का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। लगातार हॉस्पिटल को बनाने की जो तैयारी चल रही है, उस मैदान में आप देख पा रहे हैं कि वो वर्कर लोग हैं जो लगातार कोविड-19 हॉस्पिटल जो इमरजेंसी सेवा के लिए बनाया जा रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। स्ट्रक्चर भी देख पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर भी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाया है। लगातार जो है चीज़ें ज़रूरत की है वो मैदान में आ रही हैं, लगातार काम चल रहा है, मशीनें हैं तमाम तरह की। जिस तरह से जानकारी जो है MMRCL के एक अधिकारी द्वारा मिल रही थी, उन्होंने बताया कि 4 जून तक जो है इसको बनाकर रेडी करने की तैयारी है। अगर सुविधाओं की बात की जाए तो इस हॉस्पिटल में जो है वो तमाम सुविधाएं दी जाएंगी जो एक बड़े हॉस्पिटल को दी जाती है। आइसोलेशन वार्ड की बात करें तो आइसोलेशन वार्ड भी बनाया जाएगा और दूसरी तरफ एक लैब भी बनाया जाएगा जहां पे जांच होगी, टेस्टिंग होगी। उसको ध्यान में रखते हुए इस हॉस्पिटल को जो है बनाया जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरह से मई के आखिरी और जून की स्थिति होगी, उसको देखते हुए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और उसी के तहत ये निर्णय लिया जा रहा है। हालांकि अब स्थिति जाहिर सी बात है, जिस तरह से लगातार कोरोना की संख्या बढ़ती आ रही है, ऐसे में बताया जा रहा है कि
स्थिति और भी भयावह हो सकती। उसी को ध्यान में रखते हुए MMRCL ने इस तरह की जो है अहम कदम उठाए हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो ये हॉस्पिटल बनाया जाएगा उसको BMC को सपोर्ट कर दिया जाएगा, जो लगातार सेवा देगी। कैमरा पर्सन अशोक गुज्जर के साथ मैं प्रकाश सोनी, NB न्यूज, मुंबई। वहीं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजियाबाद में सख्ती बरती जा रही है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर के किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस बारे में SP मनीष मिश्रा ने जानकारी दी है। ये देखिए, जो व्यवस्था पहले लागू थी, DM गाजियाबाद साहब का एक आदेश है जिसके तहत जो अनधिकृत लोग हैं उनका गाजियाबाद से बाहर जाना और गाजियाबाद सीमा के अंदर प्रवेश करना वर्जित है। उसी के तहत जो बैरियर पर ड्यूटियां लगाई गई हैं, मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं, उनका अनुपालन कराया जा रहा है। जो पास धारक हैं, जो सरकारी सेवक हैं, एसेंशियल कमोडिटी से रिलेटेड लोग हैं, इमरजेंसी सेवा से रिलेटेड लोग हैं, उनको नियमानुसार जाने दिया जा रहा है। जो अनधिकृत तौर पे अनावश्यक गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं उनको प्रतिबंधित और वर्जित किया जा रहा है जाने से। कोरोना जो संक्रमण है उसके दृष्टिगत ये कार्रवाई जारी है और लगातार जारी रहेगी। सर, ये कितने बजे से कितने बजे तक रोक के जाएगा? ये राउंड द क्लॉक रहेगा, जैसा कि आपको आदेश भी, आपको पता भी है पहले से भी कि 7 बजे शाम से लेकर 7 बजे सुबह तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा अनावश्यक लोगों का, उसके दृष्टिगत भी, और जो ये आदेश है DM साहब का उसके दृष्टिगत भी। सर, जो आवश्यक वस्तु को लेके जो ट्रक्स वगैरह हैं, जो गाड़ियां आ रही हैं, उनको अलाउ नहीं, उनको पूर्णतः अलाउ। उनके लिए सेपरेट लेन, जहां आप बाइट ले रहे हैं उसके ऊपर जो हमारी लेन है, सेपरेट लेन बनाई गई है। इमरजेंसी सेवा, एसेंशियल कमोडिटी, एम्बुलेंस, इन सब के लिए एक सेपरेट लेन है, उनको इसमें नहीं रखा जा रहा है। वो पूर्णतः फ्री हैं, ऊपर से आ जा रहे हैं। ठीक है सर। हरियाणा के अंबाला में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में 2 और मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। एक मामला फौज के मेडिकल स्टाफ से जुड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरा मामला अंबाला छावनी के महेश नगर से एक ड्राइवर से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने दोनों मरीजों को आइसोलेट कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब के अमृतसर में सिखों के 5वें गुरु साहिब श्री गुरु अर्जुन देव के शहीदी पर्व को दुनिया में लोग श्रद्धा से मना रहे हैं। और इसी बीच सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में श्रद्धालुओं ने गुरु घर के दर्शन कर माथा टेका और गुरु घर का आशीर्वाद लिया। वहीं इस मौके पर सचखंड श्री हरमिंदर साहिब के चारों तरफ श्रद्धालुओं के लिए जल पीने वाली छबीलों में ठंडे और मीठे जल की छबील लगाई गई और छबील पीने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर लोगों ने खुद ही सेवा की। आज बाड़ी के बोए शांति दे पुंज साहिब श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का जोड़ मेला शहीदी दिहाड़ा बड़ी भावना के नाल सिख संगतां सचखंड श्री हरमंदर साहब जी विखे मना रही हैं और देशां विदेशां दे विच भी संगतां मना रही। सतगुरु गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने साडे ते बहुत वड्डे पार। हरियाणा के फतेहाबाद में रतिया के नाहरका मोहल्ले में बाइक सवारों ने घरों पर पत्थर बरसाए। बता दें कि बाइक सवार पिछले 15 दिनों से लगातार देर रात को बाइक पर आते हैं और घरों पर पत्थर फेंकते हैं, जिसके चलते इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं इस हरकत के चलते मोहल्ले के लोगों ने तंग आकर मोहल्ले में CCTV कैमरे भी लगवाए, जिससे बाइक सवारों की पहचान हो सके। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और CCTV कैमरे के आधार पर बाइक सवारों की जांच में जुट गई है। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।